नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने हम लोग, बुनियाद जैसे धारावाहिकों के संदर्भ में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इन धारावाहिकों के लेखक कौन हैं? मैं आपको बताता हूं कि इन धारावाहिकों के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। आज इन्हीं मनोहर श्याम जोशी जी की प्रसिद्ध लंबी कथा सिल्वर वेडिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित है। सबसे पहले लेखक परिचय। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1935 में कुमाऊं में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दिनमान पत्रिका में आप सहायक संपादक के पद पर रहे और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में आपने पत्रकारिता के संपादन के नए आयाम स्थापित किए। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के कथा पटकथा लेखक आप रहे और मृत्यु पर्यंत तत्पश्चात आपने स्वतंत्र लेखन किया। ये ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कालजयी कृतियां साहित्य संसार को दी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, क्याप, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे की सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टर्टा, प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारों क्या कहना, ये आपके व्यंग संग्रह हैं। बातों बातों में 21वीं सदी आपके साक्षात्कार लेख संग्रह हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र आपके संस्मरण संग्रह हैं। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सभी आपने टेलीविज़न के लिए धारावाहिक के रूप में लिखे। 2005 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। विपुल साहित्य की सृजना करने वाले ये महान लेखक हमारे बीच से सन 2006 में चले गए। आपने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के कमतर वर्ग को वाणी प्रदान की। आपने जिस साहित्य की सृजना की, उसने पाठक के वर्ग भेद को समाप्त किया। आपकी पटकथाओं के माध्यम से आप युवाओं से जुड़ते हैं, बच्चों से जुड़ते हैं, बुजुर्गों से जुड़ते हैं और इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करते हैं जो पाठक का वर्ग भेद समाप्त करता है। आपकी भाषा शैली विशिष्ट है, पात्रानुकूल है, भावपूर्ण है और अनेक भाषाओं का प्रयोग आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसी से आपकी रचनाओं में इस प्रकार का उजास पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है कि पाठक स्वयं ही उनकी तरफ खींचता चला आता है। आपकी भाषा शैली का एक उदाहरण देखेंगे। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूहेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। इस प्रकार अपने पात्रों का चित्रण, विभिन्न प्रकार के व्यंग्यात्मक शैली, प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण आपको विशेष लेखक बनाते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी की यह लंबी कहानी वितान भाग 2 में संकलित है और वितान भाग 2 एक पूरक पुस्तक है। हमें पूरक पुस्तक में और पाठ्यक्रम की अन्य पुस्तकों में अंतर समझ लेना चाहिए। पूरक पुस्तक विद्यार्थियों में
अध्येयता की प्रवृत्ति, अध्ययनशीलता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से रखी गई हैं। सामान्य रूप से हम उन्हीं विधाओं को कहानी, निबंध, कविता पढ़ते रहते हैं, तो इससे साहित्य की जो अन्य महत्वपूर्ण विधाएं हैं वे छूट जाती हैं। हम कुछ खास भाषाओं के साहित्य तक सीमित रहते हैं, इससे अन्य भाषाओं का साहित्य छूट जाता है। हम देश की सीमाओं में जब अपने आप को बांध लेते हैं तो भी कहीं न कहीं हमारा बौद्धिक विकास रुक जाता है। पूरक पुस्तकें उसी की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आप देखेंगे आपकी इस पुस्तक में एक आत्मकथांश को शामिल किया गया है, एक इतिहास के लंबे पाठ को शामिल किया गया है और एन फ्रैंक की डायरी के माध्यम से देश की सीमाओं को भी चुनौती दी गई है, जिसमें युवा दूसरे युवाओं के महत्व को, उनके संघर्ष को, उनकी पीड़ा को समझें। तो इस प्रकार पूरक पुस्तक विभिन्न प्रकार की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए इस उद्देश्य से रखी गई है कि आपकी अध्ययनशीलता में वृद्धि हो, तो उसी अनुरूप आप इसका अध्ययन करेंगे। अब हम पाठ के सार के बारे में चर्चा करेंगे, कहानी के सार के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस कहानी में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पात्रों से आपका परिचय करवा दूँ। चूँकि यह एक लंबी कहानी है तो पात्र परिचय पहले आवश्यक है। इसमें हमारे कहानी के नायक हैं सेक्शन ऑफिसर Y.D. पंत, यशोधर बाबू। उनके आदर्श हैं कृष्णानंद, जिन्हें हम किशनदा के नाम से अनेक स्थानों पर कहानी में देखेंगे। उनके ऑफिस का कर्मचारी है चड्डा, भाषा शैली के संदर्भ में हमने जिसकी बात की, जो ऊंची एड़ी के जूते पहनता है। एक उनका बड़ा बेटा है भूषण, उनका दूसरा बेटा है, उनके तीसरा बेटा है, एकमात्र उनकी बेटी है, पत्नी है, एक चंद्र दत्त तिवारी जी हैं, आप यशोधर बाबू के भांजे हैं, और गिरीश हैं। गिरीश पत्नी के चचेरे भाई हैं, इस लिहाज से इनके साले हैं और घर में कहीं न कहीं उनका हस्तक्षेप भी रहता है। इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द हमारी यह लंबी कहानी सिल्वर वेडिंग घूमती है। कथा में यशोधर बाबू के माध्यम से लेखक ने दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इसमें पाश्चात्य संस्कृति है, बदले हुए विचार हैं, युवाओं के, वृद्धों के, महिलाओं के, किस प्रकार से विचारों में परिवर्तन आया है और विचारों के इस परिवर्तन ने किस प्रकार संयुक्त परिवारों को तोड़ दिया है, एकल परिवारों को बढ़ावा दिया है, और किस प्रकार मानवीय मूल्यों पर कुठाराघात हुआ है। ये तमाम चीज़ें संवेदनशीलता के साथ साहित्यिक अंदाज में मनोहर श्याम जोशी अपनी इस कहानी में व्यक्त करते हैं। यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर हैं। ऑफिस में मातहत जो उनके कर्मचारी हैं वे उस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति नहीं रखते जिस प्रकार के शालीन व्यवहार के वे अभ्यस्त हैं। मातहत कर्मचारी जो सीधे असिस्टेंट में आते हैं, वे अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं पाना चाहते, वे पहरान इस तरह का रखते हैं जो समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू को लगता है, और यशोधर बाबू के अपने यह मूल्य कदम कदम पर उनके सामने बाधा बनते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ रह करके नई परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेती है, परंतु यशोधर बाबू नहीं कर पाते। एक स्थान पर लेखक लिखते हैं, धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग कने तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं
कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। तो इस प्रकार अपनी पत्नी के संदर्भ में यशोधर बाबू विचार अनेक प्रकार के रखते हैं। वे लगातार द्वंद्व से गुजरते हैं। वे लगातार किशंदा को याद करते हैं। किशंदा जो उनके आदर्श हैं, जिन्होंने इस नए शहर में उन्हें पनाह दी। 10वीं के पश्चात पिताजी की मृत्यु के उपरांत उनके सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। उस आर्थिक संकट की स्थितियों में, नौकरी न होने की स्थिति में, कहानी में लगातार हम यशोधर बाबू के द्वंद्व को देखते हैं। पत्नी नई पीढ़ी के साथ समझौता कर लेती है। यशोधर बाबू अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर पाते। लगातार उनके मन में द्वंद्व चलता रहता है कि किस प्रकार वे नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य करें। कदम कदम पर उन्हें लगता है कि बच्चों को उनकी बात माननी चाहिए, हर मामले में उनसे सलाह लेनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उन्हें बता देना चाहिए। यशोधर बाबू अपने बच्चों के लगातार इस विरोध के कारण घर से कहीं न कहीं दूर हो गए हैं। वे कार्यालय की छुट्टी के पश्चात भी मंदिर चले जाते हैं ताकि घर देर से पहुंचें। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी हैं नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। लगातार इस प्रकार यत्न करके अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास यशोधर बाबू करते हैं। दफ्तर में मातहतों के साथ वे इसलिए सिल्वर वेडिंग की पार्टी में शरीक नहीं होते कि किशंदा के नियमों पर चलते हुए, आदर्शों पर चलते हुए उन्हें लगता है कि उन्हें मातहतों के साथ इतना अधिक फेमिलियर या पारिवारिक नहीं होना चाहिए, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। और पत्नी के साथ भी वे लगातार अपने इन सिद्धांतों के कारण समझौता नहीं कर पाते। लगातार वे अपनी पत्नी का विरोध करते हैं और वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना की जाए। जैसे वे दूसरे के सिद्धांतों का, दूसरे की स्वतंत्रता का, दूसरे के अधिकारों का आदर करते हैं, ठीक उनके भी अधिकारों की इसी प्रकार से रक्षा हो। एक स्थान पर यशोधर बाबू के माध्यम से लेखक कहते हैं, पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटे की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लगातार यशोधर बाबू प्रयास करते हैं कि उनके जीने के ढंग पर कुठाराघात परिवार के सदस्यों द्वारा न किया जाए, पर परिवार के सदस्य कतई उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यशोधर बाबू इसी द्वंद्व के कारण जब मंदिर में बैठते हैं और जनार्दन शब्द आता है तो उन्हें अपने जनार्दन जीजाजी याद आते हैं। उन्हें याद आता है कि किस प्रकार परिवार लगातार चाहता है कि वे अपने सगे संबंधियों से दूर रहें, उनकी सहायता न करें। वे सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन केवल उस सीमा तक करें जहां तक परिवार के लोगों का काम सधता हो। अन्यत्र बड़ी सूक्ष्मता के साथ लेखक बताते हैं, घर में होली गंवाना, जनेऊ प्यूनू के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसी ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशंदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों से सख्त नापसंद थे।
बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया था। तो यह बड़ी समस्या है कि आप जिन आदर्शों के कारण, जिन सिद्धांतों के कारण लगातार चाहते हैं कि आप अपने प्राचीन मान्यताओं के अनुरूप जीवन का निर्वहन कर सकें, उनके को स्वीकार करने के लिए नई पीढ़ी तैयार नहीं है। इन्हीं द्वंद्वों के बीच यशोधर बाबू जब घर पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर उनके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है। वे सिल्वर वेडिंग मना रहे हैं। भूषण जो उनका बेटा है उसका दोस्त आया हुआ है, उनके बॉस आए हुए हैं, मित्र परिजन पुरजन सब आए हुए हैं और वे पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के माध्यम से उसे मनाना चाहते हैं। पत्नी इसके लिए तैयार है, उसने वस्त्र पहन रखे हैं, होठों पर लाली लगा रखी है, अपने बाल भी उसी तरीके से उसने सजा रखे हैं। लेकिन यशोधर बाबू बहुत असहज महसूस करते हैं। वे जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर के बाद घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बहाने बनाकर पूजा में बैठ जाते हैं। पूजा तब तक करते रहते हैं जब तक सब चले नहीं जाते और ध्यान के दौरान उन्हें किशनदा फिर याद आते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि जिस प्रकार उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हुई है, ठीक इसी प्रकार समाज के अनेक लोग इस जो हुआ होगा के माध्यम से मरते हैं, अर्थात उपेक्षा से मरते हैं। जब लोग उनकी परवाह नहीं करते तो जो हुआ होगा के माध्यम से वे चले जाते हैं। यद्यपि किशनदा के बच्चे विभिन्न प्रकार के उपहार उनके लिए सिल्वर वेडिंग में लाते हैं, पर बेटा जो उनके लिए गाउन लेकर के आता है कि आपका पुराना पुलोवर फट गया है, आपको नया गाउन पहनकर दूध लेने के लिए जाना चाहिए, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वे सोचते हैं कि यह कहने की अपेक्षा बेटे ने ये क्यों नहीं कहा कि दूध वह ले आएगा। इस तरह के दृश्य में कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी हमारे सामने अनेक प्रश्न रखती है। बहुत सहज भाषा में चलती फिरती रवानगी के साथ कहानी को मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। उन्होंने ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मध्यम वर्ग के लोग जब अभिजात्य वर्ग की तरफ जाते हैं, उनका अंधानुकरण करते हैं, तो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहते हैं कि अधिकाधिक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग वे अपनी वाणी में करें, वैसा ही प्रयोग लेखक ने अपनी इस कहानी में किया है। लगातार किशनदा को असहज लगता है जब उनके घर में फ्रीज, कूलर, टीवी सब आता है। यद्यपि जब दूसरे लोग उनके बच्चों की तारीफ़ करते हैं, उनको स्वयं को अभिजात्य वर्ग का मानते हैं, तो वे अपने आप को कहीं न कहीं गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के द्वंद्वों और प्रश्नों को हमारे हिस्से में छोड़ते हुए कहानी समाप्त हो जाती है। अब हम कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं न कहीं यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं, परंतु उनकी पत्नी ऐसे परिवेश में रही है कि प्रारंभ में पिता के घर में रही, उसके बाद संयुक्त परिवार में आई, तो उनके ताऊ ताई जिस तरह के नियमों का पालन करते थे, उस युवा पर भी उन्हीं नियमों को थोप दिया गया और वह उनका पालन करने के लिए बाध्य रही। तो समय के साथ साथ उनकी पत्नी समझौता करती है और वे समझौता नहीं करते। समझौता न करने के कारण वे लगातार असफल रहते हैं और इसी समन्वय की प्रवृत्ति के कारण उनकी पत्नी सफल रहती हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? पाठ में जो हुआ होगा प्रारंभ में उस समय आता है जब किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में चर्चा होती है। बिरादरी के एक व्यक्ति के साथ बैठकर चर्चा करते हैं कि एक ही वर्ष के सेवानिवृत्ति के बाद
किस प्रकार से किसनदाह की मृत्यु हो गई, तो वह बड़ी बेरुखी से कहता है जो हुआ होगा, अर्थात उसे कोई लेना देना नहीं। वे किसनदाह जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, जिन्होंने सभी लोगों को आश्रय दिया, जिन्होंने उनकी नौकरी के लिए प्रयास किया, ऐसे व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके पत्नी और बच्चों के न होने के कारण या अपनी सामाजिक व्यस्तताओं के कारण लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वे चर्चा कर सकें कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाद में जब यशोधर बाबू ध्यान लगाने लगते हैं तो उन्हें फिर स्वप्न में आकर के कहीं न कहीं किसनदाह कहते हैं कि सबकी मृत्यु जो हुआ होगा से होती है। जब बुजुर्गों के प्रति युवाओं का समन्वय नहीं हो पाता, वे उनकी उपेक्षा करते हैं, तो निश्चित रूप से इसी जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब होता है फिर भी यह अनुचित है। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व प्राचीन परंपराओं को मानने वाला है, आदर्शों और सिद्धांतों को मानने वाला है। लगातार समाज में और परिवार में जब वे परिवर्तन होते देखते हैं तो वे इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर। अपने साधारण बेटे को असाधारण वेतन देने वाली कंपनी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। अपनी पत्नी जो वृद्ध होते हुए भी होठों को लाल करती है, ऊंची एडी के सैंडल पहनती है, उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। कार्यालय में काम करने वाला चड्डा जो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आया है, वह जब पतलून पहनता है तो भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उनकी अपनी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी विवाह नहीं करना चाहती और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चला जाना चाहती है, उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उनका दूसरा बेटा किस प्रकार IAS की अलाइड सर्विसेज में आने के बाद भी अपने पद पर नियुक्ति प्राप्त नहीं करता, ये उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। तो इस तरह की अनेक अनेक छवियाँ लेखक ने कहानी में व्यक्त की हैं, जहाँ किसनदाह अपने आप को असहज महसूस करते हैं, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि यह फिर भी अनुचित है। यद्यपि जो व्यक्ति उनको कर रहे हैं वे उसके पीछे तर्क देते हैं कि वे कर रहे हैं उसका कारण ये है, लेकिन यशोधर बाबू को लगता है कि यह समहाउ इम्प्रॉपर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसनदाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसनदाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे उनकी नौकरी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें समाज की ऊंच नीच, तमाम तरह के कार्य, भक्ति, दूसरों के साथ व्यवहार, कार्यालय में काम करने के तरीके सिखाते और समझाते हैं। इसी प्रकार मेरे जीवन में मेरे एक शिक्षक प्रदीप जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मुझे बोलना, विभिन्न मंचों पर जाना, विभिन्न नाट्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेना सिखाया, जिसके माध्यम से आज मैं एक कुशल वक्ता के रूप में अपनी बात सभी के समक्ष रख पाता हूँ। यदि उनकी प्रेरणा मुझे प्राप्त नहीं हुई होती, यदि उन्होंने मुझे मंच उपलब्ध नहीं करवाए होते, यदि ये जो बाधा अपने विचारों को व्यक्त करने के दौरान आती है, इस मंच फोबिया को अपने वात्सल्य से, अपने स्नेह से, अपने लगातार प्रेरणा से उन्होंने दूर नहीं किया होता, तो मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं बन पाता। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना, स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? वर्तमान समय में पारिवारिक संरचना में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। आज लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं।
अपनी कमाई स्वयं पर खर्च करना चाहते हैं, पर हमें इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि वह बुज़ुर्गों का ध्यान रखे, और बुज़ुर्गों के लिए भी यह आवश्यक है वे नई शैली के अनुरूप, नए सिद्धांतों के अनुरूप अपने जीवन में इतना लचीलापन अवश्य रखें जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के द्वंद्व पैदा ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे, कहेंगी और क्यों? 3 इसमें विकल्प हैं। पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा है पीढ़ी का अंतराल, और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। हम देखते हैं कि इस कहानी में तीनों ही तरह की बातें हैं। इसमें पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में वह परिवार पूरी तरह से डूबा हुआ है। लगातार वे नई नई चीज़ें लाते हैं, चाहे उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपने खान पान में, अपने पहराव में, अपने पहरान में वे लगातार परिवर्तन करते हैं, चाहे वह उनके अनुकूल है या नहीं है। तो कहानी में अनेक स्थलों पर हम इस प्रकार के परिवर्तन और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार कहानी में अनेक पात्र ऐसे हैं जिन्होंने मानवीय मूल्यों को सिरे से खारिज कर दिया है, उन्हें परे धकेल दिया है। हम देखते हैं कि किशंदा जैसे व्यक्ति का कोई ख्याल करने वाला नहीं है और उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हो जाती है। हम देखते हैं कि अपने जीजा जनार्दन जी की सेवा, शुश्रूषा या उनका सहयोग यशोधर बाबू करना चाहते हैं तो परिवार को यह पसंद नहीं है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों का आयोजन जब वे करते हैं तो यह भी परिवार को नागवार गुजरता है। तो लगातार मानवीय मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है वह इस कहानी में मौजूद है। पर इस कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ियों का अंतराल। पीढ़ियों का अंतराल इस लिहाज से है कि यशोधर बाबू अपने स्थान पर शायद बहुत हद तक ठीक हैं, पर हम उनके बच्चों को भी गलत नहीं ठहरा सकते। वे पढ़े लिखे हैं, वे विद्वान हैं, वे लगातार अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। वे लगातार अपने जीवन में अपनी कमाई से यदि संसाधन जुटाना चाहते हैं तो उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। भूषण यदि अपनी कमाई से नौकर रख सकता है तो उसे रख लेना चाहिए। इस प्रकार इस कहानी का मुख्य द्वंद्व पीढ़ियों का अंतराल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? आधुनिक परिवेश के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के ऐसे परिवर्तन समाज में हो रहे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। वे गैस पर खाना नहीं खाना चाहते, गैस पे बनी हुई रोटियां उन्हें असहज लगती हैं, फ्रिज का पानी और फ्रिज में रखा हुआ भोजन उन्हें पसंद नहीं है। पर हमें समझना चाहिए कि ये सभी चीज़ें, इनका आविष्कार विज्ञान ने मनुष्य की आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों को देखते हुए किया है। हम इन वस्तुओं की उपादेयता को किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते। प्रारंभ में जब हमारे घर में टीवी आया था तो पिताजी ने उसका विरोध किया, पर धीरे धीरे अब वे उसे इतना पसंद करते हैं कि उनका ज़्यादातर समय इसी को देखने में बीत जाता है। इस पर आ रहे विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो निश्चित रूप से यदि इस बदलाव को सकारात्मक तरीके से उनके साथ साझा किया जाए, उनकी सलाह ली जाए, उनके साथ चर्चा परिचर्चा के माध्यम से समस्या में सामंजस्य बैठाया जाए तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ख, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं।
इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें लगता है कि जो ख इसका विकल्प है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है। वे नई चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरा कोई कहता है कि उनका बेटा 1,500 रुपये मासिक कमाता है, जब उनके घर में टीवी, फ्रीज आता है तो इसके माध्यम से जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, यह उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के ये जो परिवर्तन आते हैं, ये समय के अनुसार उचित हैं और इन्हें अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी की एक लंबी कहानी है, जो 2 पीढ़ियों के द्वंद्व को, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न पात्रों के भावों को बहुत ही सक्षमता के साथ व्यक्त करती है। इस कहानी का आप वाचन करें और इसके माध्यम से अन्य अनेक ऐसी लंबी कहानियों का वाचन करें। साहित्य के प्रति आपके मन में अनुराग पैदा हो, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।